नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने उच्च शिक्षा की समस्या के बारे में बात किया था। आज फिर से हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पहुंच की समस्या के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे भारत में परीक्षा प्रणाली के अधिक जोर देने की समस्या के संबंध में, उच्च शिक्षा से क्या क्या समस्या है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं भारत में परीक्षा प्रणाली पर अधिक जोर देने की समस्या के बारे में। प्रॉब्लम ऑफ ओवर एम्फेसिस ऑन एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया। देखिए दोस्तों, शिक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा परीक्षा प्रणाली भी होता है, और अगर आपने एजुकेशन प्राप्त किया है तो आप एग्जामिनेशन दे करके ही जान पाएंगे कि आपने उस एजुकेशन पे कितना मास्टरी प्राप्त किया, कितना आपको ज्ञान हुआ। हम उस नॉलेज को कैसे चेक करेंगे, इसके लिए एग्जामिनेशन लिया जाता है। पहले एग्जामिनेशन में क्या होता था कि वार्षिक परीक्षा दे करके उस पर बहुत ज़्यादा बोझ दे दिया जाता था, परंतु अब इस तरह से इसके दबाव को कम करने के लिए सेमेस्टर सिस्टम को लाया गया है। इसमें मिड टर्म एग्ज़ाम, असाइनमेंट, अटेंडेंस सभी पक्षों को सम्मिलित किया गया है। इतना ज़्यादा एग्जामिनेशन को लेकर के बल दिया जाता है सोसाइटी के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा, टीचर्स के द्वारा और बाकी भी लोगों के द्वारा, जो हमारे साथ के लोग पढ़ रहे हैं उनके द्वारा, कि स्टूडेंट एकदम अपने आप को पूरा शिक्षा प्रणाली को परीक्षा प्रणाली के ऊपर केंद्रित कर लेता है। आप अगर इन संबंध में आंकड़ों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि 1995 से 1999 के बीच में एग्जामिनेशन के प्रेशर के कारण लगभग 27,359 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। अगर इसी डाटा को आप 2000 से 2004 के बीच में देखें तो यह डाटा बढ़ करके 27,880 हो जाता है। लगभग 2% का बढ़ोतरी आप देखते हैं अगले 5 सालों में। अगर 2005 से 2009 के बीच की बात करें तो लगभग 30,064 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, जिसमें लगभग आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों की तुलना में 8% की बढ़ोतरी देखी गई। 2010 से 2014 के बीच में लगभग 38,220 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया। लगभग 27% डाटा इंक्रीज़ हो गया। आप देख पा रहे हैं कि लगातार इस डाटा में बढ़ोतरी हो रही है। 2015 से 2019 तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो लगभग 48,537 छात्रों ने आत्महत्याएं कर ली। लगभग 27% बढ़ोतरी आप पिछले की तुलना में आप देख सकते हैं। तो लगभग आप देख रहे हैं 5 साल में 50,000 के आसपास छात्र आत्महत्या कर ले रहे हैं। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा समस्या है ये, और बहुत ज़्यादा परीक्षा प्रणाली पर जोर दिया जाता है। इसी के संबंध में अगर आप बात करें 2019 में जो भारत में आत्महत्या में योगदान देने वाले कारक थे, पारिवारिक और बीमारी वाली समस्या को अगर छोड़ दिया है तो लगभग आप देखेंगे कि परीक्षा में असफलता, बेरोजगारी, पेशेवर और करियर को लेकर के लगभग 5% लोगों ने आत्महत्या कर ली। टोटल 2019 के जो डाटा थे उसमें से 5% लोगों ने केवल परीक्षा में असफलता के कारण, बेरोजगारी को लेकर के और पेशेवर या करियर की चिंता को लेकर के आत्महत्या कर लिया। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे समस्या की तरफ, सूचना विस्फोट और उसका सत्यापन, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स वैलिडेशन। आज का जो दौर है वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का दौर है। लगातार लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से जुड़ते जा रहे हैं और सूचना के विस्फोट के दौर से हम गुजर रहे हैं। आप इस आंकड़े में देख पा रहे होंगे कि 1991 में जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट थी, याहू के आने पर 1994 में लगभग 3,000 वेबसाइट्स आ गई, और 4 सालों में 3,000 वेबसाइट्स की बढ़ोतरी होती है। और फिर अगले 4 सालों में देखिए 1998 में लगभग 2.4 मिलियन वेबसाइट्स आप देख पा रहे हैं गूगल के आने के बाद। फिर आप देखिए फेसबुक के आने के बाद लगभग 51.6 मिलियन वेबसाइट्स आ जाती हैं। इसके इंस्टाग्राम के आने के पहले 2010-9 में 238 मिलियन वेबसाइट, और 2017 में आप देख पा रहेंगे लगभग 1.76 बिलियन वेबसाइट। ये 2017 की बात कर रहे हैं। 2022 में हम लोग हैं, लगभग 5 साल बाद। इस समय लगभग 2 अरब वेबसाइट्स मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर। इसके अलावा आप देखिए सूचना विस्फोट की समस्या को और एक दूसरे एंगल से हम देखने का प्रयास करते हैं कि आप देखिए कि यूट्यूब जो आज का सूचना प्रदान करने का एक बहुत बड़ा सोर्स हो गया है, गूगल के बाद नंबर 2 पे सर्च इंजन ही आता है। लगभग देखिए 500 घंटे का वीडियो अपलोड किया जाता है एवरी मिनट वर्ल्ड वाइड में, यानी कि पर मिनट यूट्यूब पे 500 घंटे के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग अगली समस्या की तरफ चलते हैं कि एक्सपोजर टू फेक न्यूज़ अक्रॉस इंडिया इन 2019 की अगर हम बात करें कि आजकल फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैला जा रहा है। कैसे हम वैलिडेट करेंगे? हम सूचना विस्फोट के समय में गुजर रहे, इतनी ज़्यादा सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं, हम उसका सत्यापन कैसे कर पाएंगे? इसकी अगर बात करें तो आप देखिए इस डाटा को फेक न्यूज़ के कि स्टोरीज दैट कम्प्लीटली मेड
अब फॉर पॉलिटिकल और कॉमर्शियल रीजन, यानी कि राजनीतिक और व्यावसायिक लाभ लेने के लिए फेक न्यूज़ को फैलाया गया। 45% लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की शेयर करने के लिए। पुअर जर्नलिज्म की बात करें, इसमें मिस्टेक, फैक्चुअल मिस्टेक की बात करें, या फिर हम मिसलीडिंग की बात करें हेडलाइन के, या क्लिक बाइट्स की बात करें, आप देखेंगे कि न्यूज़ में कुछ ऊपर हेडलाइन कुछ और होती है, अंदर कुछ और होता है। जानबूझ के हेडलाइन को आकर्षक बनाया जाता है कि आप उसकी तरफ आकर्षित हों। ऐसे फेक न्यूज़ के नंबर में लगभग 39% योगदान रहा, इसको शेयर किया गया 39%। व्हेन फेस आर स्पन और ट्विस्टेड टू पुश अ पर्टिकुलर एजेंडा, यानी कि किसी फैक्ट को, एजेंडा को अपने बढ़ाने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। ऐसे 39% फेक न्यूज़ को फैलाया गया 2019 में। लगभग एडवर्टीजमेंट दैट लुक लाइक न्यूज़ स्टोरी, कई बार आप समाचार पत्रों में देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं कि आपको कॉमर्शियल एड्स या फिर विज्ञापन न्यूज़ की आड़ में परोस दिए जाते हैं और आप पता भी नहीं कर पाते हैं ये न्यूज़ है या फिर कॉमर्शियल विज्ञापन है। ऐसे संख्या लगभग 37% शेयर किया गया ऐसे न्यूज़ को फेक न्यूज़ के लिए। यूज़ ऑफ द टर्म फेक न्यूज़ टू डिस्क्रेडिट न्यूज़ मीडिया, यानी कि फेक न्यूज़ को फैलाया गया और किसी और चैनल को क्रेडिट दे दिया गया, डिसक्रेडिट किया गया न्यूज़ मीडिया को। ऐसे 36% हम फेक न्यूज़ को देखते हैं। स्टोरीज दैट आर मेड अप टू मेक पीपुल लाफ, सटायर को, यानी कि किसी न्यूज़ को इसलिए प्रॉम्प्ट किया गया कि वो लाफ्टर के लिए प्रयोग किया जाए, यानी कि वो झूठा है न्यूज़, और हंसी मजाक करने के लिए 36% न्यूज़ को फेक न्यूज़ के बना करके फैलाया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू स्पॉट फेक न्यूज़, कैसे हम पहचानेंगे कि फेक न्यूज़ की समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कंसीडर द सोर्स, यानी कि आप सबसे पहले उस सोर्स का पता लगाइए जहाँ सर कि वो न्यूज़ आ रहा है। अगर सोर्स सही नहीं है तो वो न्यूज़ ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिसिटी उसका नहीं है। चेक द ऑथर, जिस ऑथर का नाम लेकर के न्यूज़ फैलाया जा रहा है क्या उस ऑथर ने वो न्यूज़ लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। चेक द डेट, कई बार पिछले डेट की न्यूज़ को इस साल का बना करके फैला दिया जाता है, ये भी फेक न्यूज़ की कैटेगरी में ही आता है। चेक योर बेसिस, आप ये भी देख सकते हैं कि जो न्यूज़ आपको मिल रहा है वो किस बेस पे आपको मिल रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। रीड बियॉन्ड, अगर आपको कोई न्यूज़ मिल रहा है तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप किताबों में, न्यूज़ चैनल्स पे या फिर समाचार पत्रों से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सपोर्टिंग सोर्स क्या है, जो भी न्यूज़ फैलाया जा रहा है उसके पीछे का क्या डॉक्यूमेंट है, किसी किताब का हवाला दिया जा रहा है, किसी चैनल का या वेबसाइट का हवाला दिया जा रहा है, इसको आप ज़रूर ध्यान दिए। कई बार लिखा जाएगा कि ये वेबसाइट से मेरी सूचना के आधार पर मैं इसको प्रमाणित नहीं करते हैं, तो ये भी आपका फेक न्यूज़ है। इज़ इट अ जोक, क्या जोक के रूप में फेक न्यूज़ को फैलाया जा रहा है, क्या जानबूझ करके ऐसा जोक के नाम पर फेक न्यूज़ आप देख पा रहे हैं, ये भी थोड़ा सा केयर करने वाली चीज़ है। इसके अलावा आस्क द एक्सपर्ट, यानी कि आप विशेषज्ञों से पूछ करके भी फेक न्यूज़ से बच सकते हैं। सूचना विस्फोट के दौरान आप न्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, इसकी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। अब हम लोग छात्रों संबंधित समस्या की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट समस्या है। सबसे पहली समस्या है लक्ष्यहीनता की। आप देखेंगे कि दोस्तों के एडमिशन लेने के कारण या किसी बगल में कॉलेज होने के कारण, उसमें वो विषय चलने के कारण छात्र अपने बिना उद्देश्य का निर्धारण किए हुए ही एडमिशन कराते जाते हैं, डिग्री पर डिग्री बटोरते जाते हैं। आप इस डाटा को देखिए, ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे जो हुआ था 19-20 में, उसका डाटा है। इसमें आप देखिए कि कला और मानविकी और सामाजिक विज्ञान में लगभग 35% छात्र एडमिशन लेते हैं पूरे इंडिया में। जितने इंडिया में टोटल एनरोलमेंट होते हैं उसमें से 35% सिर्फ कला और मानविकी और सामाजिक विज्ञान में एडमिशन होते हैं। इसका मतलब है कि छात्र को ये जानकारी नहीं कि हमें किस एरिया में जाना है, वो बस बीए कर रहा है या बीएससी कर रहा है। बीए, इसका बीएससी में देखिए लगभग 16% लोग, व्यापार मैनेजमेंट वगैरह में लगभग आप देख रहे हैं 15% लोग, इंजीनियरिंग में 14%, शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि टीचर बनने के लिए बीएड एमएड कर लिया 8% लोगों ने कर रखा है, जिनको वास्तव में ये नहीं मालूम है कि उन्हें शिक्षक बनना है कि नहीं बनना है, बीएड कर लिया कि चलो नौकरी मिल जाएगी, इसके लिए लक्ष्य ही नहीं है कि क्या करना है मुझे। इसके 12% लोग अन्य हैं, इसमें देखिए लगभग 2% लोग आपके आईटी और कंप्यूटर के फील्ड में जाते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में एमबीबीएस और अन्य फील्ड में 3% लोग, कानून यानी कि लॉ के फील्ड में 1% लोग और अन्य फील्ड में 6% लोग जाते हैं। अर्थात हमें लक्ष्य की जानकारी नहीं है कि हमारे अंदर कौन सा स्किल है, हमें किस फील्ड में जाना है। बस बेरोजगारी का एक ये तरीका अपना लिया जा रहा है कि डिग्री लेते जाओ, डिग्री लेते जाओ, नौकरी के पीछे भागते जाओ। अब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं इस डाटा में कि बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इंडिया में इस समय जो करंट बेरोज़गारी का जो पॉइंट है वो 598% है, जो कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया, घाना, श्रीलंका से भी ऊपर का परसेंटेज है। आप देख रहे हैं इन देशों से भी ज़्यादा हमारे यहाँ बेरोज़गारी है। और आप
पूरा देखिए 1991 से लेकर के 2021 तक का, पिछले अगर 30 वर्षों का आप डाटा देखें तो आप पा रहे हैं कि हमारी जो बेरोज़गारी की दर है लगभग 5% बनी आ रही है। और अभी आप देखिए 2020 के डाटा में 2.73% हमारे यहाँ इंक्रीज़ हो गया था बेरोज़गारी का लेवल, लेकिन 2021 में आप देख रहे हैं कि -2% अभी बेरोज़गारी की दर कुछ कम हुई है। अभी वापस हम लोग 5.98% पे आ रहे हैं। 2020 में हम 8% तक पहुँच गए थे। तो अब आगे हम लोग चलते हैं, प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। कंपटीशन कितना बढ़ गया है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। आप देखिए कुछ न्यूज़ के बारे में कि आप यूपी कॉलेज में कृषि की एक सीट पर 13 से अधिक दावेदार, यानी कि लगातार आप देखेंगे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। एक सीट आती है, कितने लोग फॉर्म डालते हैं। इसी तरह देखिए नीट यूजी 2022 में मेडिकल की कुल सीट 1,69,000 थी और इसमें कुल आवेदन से अगर भाग दे दिया जाए तो लगभग एक सीट पर 11 दावेदार हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। आरओ के लिए लोकसभा आयोग में एक सीट पर लगभग 1700 दावेदार आ रहे थे। इसीलिए अगर यूपी पुलिस की सिपाही की भर्ती देखें तो 20 लाख उम्मीदवार आवेदन इसमें कर रहे हैं और लगभग 26,000 पद हैं, यानी कि एक सीट पर लगभग 76-77 उम्मीदवार अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इसी प्रकार लेखपाल के एग्ज़ाम 2022 में एक सीट के लिए लगभग 30 दावेदार हैं। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि कितना कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। असहिष्णुता की बात करते हैं। असहिष्णुता वो स्थिति होती है जिसमें किसी दूसरे धर्म समुदाय के लोगों, विचारों, विश्वासों, मान्यताओं और प्रथाओं को मानने से इनकार कर देते हैं। समाज में बढ़ती असहिष्णुता किसी भी तरह से इनकार की भावना पैदा करके विभिन्न समूहों को अलग करने के लिए बाध्य करती है। जो छात्रों में असहिष्णुता की बात हो रही है, इनटॉलरेंस की, वो हमारे भारतीय संस्कृति में जो सहनशीलता थी उस तरह की कहीं ना कहीं छात्रों में कमी नज़र आ रही है। भारतीय संस्कृति को सबसे सहिष्णु संस्कृति विश्व की माना जाता था, लेकिन आज भारतीय संस्कृति के ही छात्रों में नैतिक शिक्षा के अभाव में, चाहे सरकार की पॉलिसीज़ के कारण, इंस्टीट्यूशन के एनवायरनमेंट के कारण, टीचर्स के रोल के कारण कहीं ना कहीं असहिष्णुता बढ़ रही है। आप इंस्टीट्यूशन में देखेंगे कि हिंसा का भाव बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं टीचर्स के प्रति सम्मान कम हो रहा है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उसमें आज्ञाकारिता की भावना की कमी आ रही है। तो ये एक असहिष्णुता का कई सारा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। आप इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं वर्तमान में। अब हम लोग आज के लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, एग्रेशंस की बात करते हैं। आज जो किशोरावस्था में जो बच्चा होता है तो वो एग्रेसिव माइंडसेट का होता है, क्योंकि उसके नसों में इस प्रकार का ज्वार होता है। स्टैनली हॉल ने भी इसके लिए कहा है कि किशोरावस्था एक संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। तो इस समस्या से कैसे निपटा जाए, कैसा एनवायरनमेंट दिया जाए, ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट का काम दिया जाए, कैसे इसको हम क्रिएटिव माइंड सेटअप के साथ छात्रों में यूज कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आक्रामकता को पेशेंसफुली हम कैसे निपट सकते हैं, क्योंकि छात्र में किशोरावस्था में आक्रामकता आती है और आक्रामकता से निपटने के लिए उसको साहित्य उस प्रकार को उपलब्ध कराया जाए, उस प्रकार से उसको गाइड किया जाए, उसको डायरेक्शन सही दिशा में दिया जाए, जिससे कि छात्र में एग्रेशन की कमी हो। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम लोगों ने उच्च शिक्षा की कुछ और समस्याओं के बारे में बात किया। आशा है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।